गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब हम लीनियर इक्वेशंस का सॉल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए डिटरमिनेंट्स का यूज़ करेंगे। तो थर्ड में हमारे पास 2.10.1 सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, यानी कि लीनियर इक्वेशंस है हमारे पास, दो औस्ती हैं, तीन औस्ती हैं और उसका एक सिस्टम बन जाएगा। टू वेरिएबल है हमारे पास फिलहाल, यानी कि दो हमारे पास इक्वेशंस मिलेंगी और उसको हमने क्रैमर रूल से हमने सोल्व करना है, यानी कि उसमें जो वेरिएबल्स हैं उनकी वैल्यूज निकालनी है। तो वो किस टाइप से होती हैं? लेट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज, उसको हम मान लेते हैं जैसे कि a1x प्लस b1y इक्वल टू c1 एंड a2x प्लस b2y इक्वल टू c2, यानी कि दो इक्वेशंस ली हमने जिसमें कि दो वेरिएबल को या दो अननोन है हमारे पास x और y। तो लीनियर इक्वेशन की पहचान क्या होती है कि जो अननोन है, जो वेरिएबल है, उनकी पावर 1 रहती है। तो ये लीनियर इक्वेशन नंबर 1, ये लीनियर इक्वेशन नंबर 2, इसको हमने सोल्व करना है। सोल्व करना मतलब है कि x और y की वैल्यूज़ निकालनी है और उसको हम करेंगे डिटरमिनेंट्स का यूज़ करके, और जो मेथड का नाम होगा क्रैमर रूल। तो करना कैसे, देखिए यहाँ से सबसे पहले हम a1 b1 a2 b2 का डिटरमिनेंट निकालते हैं। हम इसको d मान लिया हमने, इस डिटरमिनेंट को a1 b1 a2 b2, ये हमने d लिया। अगर हम इसको x से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या होगा? हमने इसको x से मल्टीप्लाई कर दिया, x से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये डिटरमिनेंट है, तो चाहे हम किसी भी रो को या किसी कॉलम को ही मल्टीप्लाई कर सकते हैं। हम सपोज फर्स्ट कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं x से, तो ये बनेगा a1x और ये a2x, बाकी ये कॉलम एज इट इज b1 b2, तो ये x डी की वैल्यू आती है। अब इसमें हम एक ऑपरेशन लगाते हैं, हमने ऑपरेशन लगाया कि अगर इस कॉलम में इस कॉलम को गुणा कर दें y से और ऐड कर दें, यानी कि c1 चेंजेस टू c1 प्लस में y c2। अगर ऐसा कर दें, देखिए यहाँ से x डी की वैल्यू क्या रहती है, इसको हमने इससे y से गुणा करके ऐड करना है, तो ये बनेगा a1x प्लस में b1y। ऐसे ही ये a2x प्लस में b2y, और ये कॉलम एज इट इज। अब देखिए a1x प्लस b1y की वैल्यू है c1 और ये a2x प्लस b2y की वैल्यू है c2 और ये रह गया b1 b2। तो यानी कि x से मल्टीप्लाई करने से नया डिटरमिनेंट बन रहा है। इस डिटरमिनेंट को हम नाम दे देते हैं कि t इज इक्वल टू d1। सिमिलरली अगर हम इस d को y से मल्टीप्लाई करें तो क्या होगा? देखिए ये d है, इसको हम y से गुणा करेंगे तो हम इसको कर लेते हैं सेकंड कॉलम को y से गुणा, ये एज इट इज छोड़ देते हैं a1 a2 और b1y b2y, ऐसे आया। अब इसमें फिर से ऑपरेशन लगा देते हैं कि जो c2 है, c2 चेंजेस टू c2 प्लस में x c1। तो ऐसा करने से जो वाई डी है उसकी वैल्यू क्या बनती है? ये फर्स्ट तो एज इट इज, इसमें इसका x टाइम्स हमने ऐड करना है, तो क्या लिखेंगे उसको a1x प्लस में b1y और यहाँ से a2x प्लस में b2y। अब देखिए ये फिर से किसके बराबर है? c1 के बराबर, और ये c2 के बराबर, तो ये बन गया a1 a2 c1 c2, ये नया डिटरमिनेंट बन गया। इसको हम नाम दे देते हैं d2। तो अब यहाँ से देखिए, अगर इस इक्वेशन में देखें x डी इक्वल टू d1 आया हुआ है, अगर हमें x निकालना हो तो x की वैल्यू क्या बनेगी? d1 बाई में d। और अगर यहाँ से देखें कि y डी इक्वल टू d2 है, यहाँ से y निकालें तो क्या बनेगा? d2 बाई में d। तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया कि x कैसे निकालना है और y कैसे निकालना है। d निकालना है, d1 निकालना है, d2 निकालना है, और d1 को d से डिवाइड करेंगे तो x आएगा, d2 को d से डिवाइड करेंगे तो y आएगा।
अब देखिए, अगर हमारे पास 3 लीनियर इक्वेशंस हैं जिसमें कि 3 अननोन है x y z, इसका सॉल्यूशन कैसे करना है हमने, इसमें भी हम क्रैमर रूल लगाएंगे। तो इसमें सबसे पहले निकालेंगे हम d। तो d क्या होगा कि जो कोफिशिएंट्स हैं हमारे पास x y z के, इनका बनाएंगे हम डिटरमिनेंट। जैसे कोफिशिएंट है a1 b1 c1, नेक्स्ट में है a2 b2 c2 एंड a3 b3 c3, ये तो आपके पास है d। नेक्स्ट अब निकालेंगे d1। तो d1 क्या होगा, जो इसमें फर्स्ट कॉलम है इसको हम रिप्लेस करेंगे, ये जो d1 d2 d3 है इसके जो बच के कॉन्स्टेंट्स टर्म है, तो यानी कि d1 d2 d3 यहाँ पर आएगा, ये यहीं पर रहेंगे एज इट इज, और ये भी एज इट इज रहेगा। इस तरह से d1 निकलेगा। ऐसे ही अगर हमें d2 निकालना है तो वो कैसे निकलेगा, इसमें जो सेकंड कॉलम है उसको रिप्लेस करेंगे हम d1 d2 d3 से, यानी कि फर्स्ट एज इट इज, इसकी जगह आएगा ये d1 d2 d3 और ये आएगा c1 c2 c3। इस तरह से d2 निकलेगा। ऐसे ही d3 में क्या होगा कि जो थर्ड कॉलम है इसको हम रिप्लेस करेंगे d1 d2 d3 से, यानी कि ये पहले दो कॉलम एज इट इज a1 a2 a3 b1 b2 b3 और d1 d2 d3। ऐसा करने के बाद जब हमारे पास चारों डिटरमिनेंट आ जाएंगे तो सॉल्यूशन कैसे होगा कि जो x होगा वो तो आएगा आपके पास d1 बाई डी करके, y होगा वो आएगा d2 बाई डी करके, और जो z होगा वो आएगा d3 बाई डी करके। इस तरह से सॉल्यूशन निकालेंगे हम क्रैमर रूल। नेक्स्ट आर्टिकल है हमारे पास 2.10.4। इसमें हम समझेंगे कि जो सॉल्यूशन मैंने निकालना सीखा है वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। इसका मीनिंग क्या है, कंसिस्टेंसी ऑफ द सॉल्यूशन। इसमें 3 केस बनेंगे हमारे पास। सबसे पहला तो ये बनेगा कि अगर d आपके पास आ जाए नॉन जीरो, उस केस में जो सिस्टम है हमारे पास, सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस, इज कंसिस्टेंट and have a unique solution। कंसिस्टेंस का मतलब ये हो गया कि वो जो इक्वेशंस वो वैलिड हैं, वो इकट्ठी, वो साइमल्टेनियसली उनका कोई ना कोई सॉल्यूशन बनता है। और यूनिक सॉल्यूशन कौन सा होता है, जिसमें कि सिर्फ एक वैल्यू आती है, कि एक वैल्यू आएगी d1 बाई डी, y की एक वैल्यू आएगी d2 बाई डी, और z की वैल्यू आएगी d3 बाई डी। ये सिंगल वैल्यूज आएंगे तो ये यूनिक सॉल्यूशन है। नेक्स्ट हमारे पास है कि अगर d हो जाए 0 एंड वन ऑफ d1 d2 और d3 इज नॉन जीरो, यानी कि ये तो जीरो आ जाए और इनमें से कोई ना कोई एक नॉन जीरो आ जाए या सारे नॉन जीरो आ जाए, देन द सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तब कहेंगे सिस्टम इनकंसिस्टेंट है एंड हैव नो सॉल्यूशन, और इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं है। थर्ड केस हमारे पास कि इफ d भी 0 है, d1 भी 0 है, d2 भी 0 है, d3 भी 0 है, यानी कि सारे ही 0 हैं। उस केस में क्या होगा, जो सिस्टम है मे और मे नॉट बी कंसिस्टेंट, यानी उस केस में हमें नहीं पता डायरेक्ट देखने से कि यहाँ से पता नहीं लगेगा कि सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं है, यानी कि कोई सॉल्यूशन है या नहीं है। उसके लिए हमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन की ज़रूरत पड़ती है।